Hello everyone. So today we are going to start our next chapter, that is your derivatives. So simple terms में पहले समझते हैं कि derivatives होते क्या हैं. What is derivatives? Derivatives क्या होते हैं? आपके एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर एसेट से निकलती है, एसेट से, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अगर हमारे पास शुगर है और शुगर केन है. अब शुगर किससे बनती है? शुगर केन से. अब शुगर कहाँ से निकली? शुगर केन से. तो शुगर केन क्या हुई? आपकी अंडरलाइंग एसिड. और इससे क्या बनी? हमारे शुगर. तो शुगर क्या हुई? हमारी डेरिवेटिव. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट द वैल्यू ऑफ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, दैट इज योर डेरिवेटिव. एंड समथिंग इज योर, समथिंग का मतलब जो आपकी क्या है? अंडरलाइंग एसिड. कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर एसिड से निकलती है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. एक और एग्जांपल लेती हूँ. सपोज़ एक लॉकर है आपका बैंक में और उसकी की है. अब लॉकर के अंदर कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हुई? वैल्यू क्या हुई इसकी? ज़ीरो. उसकी खुद की भी कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर इसके लॉकर में बहुत सारा सामान पड़ा है, बहुत गोल्ड पड़ा है, ठीक है, और ये बोला गया कि जिसके पास इस लॉकर की होगी वो लॉकर उसका हो जाएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू किससे डिराइव हुई है? उसकी की से. अभी जब तक लॉकर खाली था तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी. अब लॉकर के अंदर गोल्ड है और ये बोला गया कि उस लॉकर की चाबी जिसके पास होगी वो लॉकर उसका हो गया. तो यहाँ पर जो लॉकर है वो क्या हो? इसके अंडरलाइंग एसेट. उसकी वैल्यू किससे डिराइव हुई? उसकी की से. तो डेरिवेटिव क्या हुई? उसकी की. व्हेन की इज़ योर डेरिवेटिव. तो यहाँ से अब तक आपको समझ आ गया होगा कि डेरिवेटिव वो होता है जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से निकलती है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव. और जो ये आपके डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी अंडरलाइंग एसिड होती है. वन इज़ योर डेरिवेटिव और उसकी अंडरलाइंग एसिड. इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वह पॉजिटिव होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था शुगर का और शुगर केन का. जैसे ही शुगर केन के प्राइजेस बढ़ेंगे वैसे ही शुगर के भी प्राइजेस बढ़ जाएंगे. जैसे शुगर के प्राइजेस कम होंगे हमारे, वैसे ही शुगर केन के प्राइजेस कम होंगे, वैसे ही शुगर के प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो इसमें क्या होगी? इनकी विन विन सिचुएशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर उसके प्राइजेस कम हुए तो इसके भी कम हो जाएंगे, उसके बढ़े तो इसके भी बढ़ जाएंगे. डेरिवेटिव्स में क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. किसके बीच में? अंडरलाइंग एसिड के बीच में और उसके डेरिवेटिव के बीच में क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ योर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कमेंस्ड इन इंडिया इन जून 2000 आफ्टर सेबी ग्रांटेड द फाइनल अप्रूवल. जब सेबी ने फाइनल अप्रूवल दे दी थी उसके बाद जून 2000 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट की गई. सेकेंड, कि अगर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अलावा डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. It has given a new option of investment in addition to money market and capital market. Third point, NSE, that is your National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange, were permitted to trade in derivatives. कि हमारे इंडिया में दो ही मेन स्टॉक एक्सचेंज है. वन इज़ योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड इज़ योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब इनको भी परमिशन मिल गई है, सेबी ने इनको भी ग्रांट दे दिया कि आप भी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंगली NSE एंड BSE एंड देयर क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो उनके बैंक्स होते हैं, टू कमेंस ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन अप्रूव्ड डेरिवेटिव सेगमेंट्स. कि ये सिर्फ उन्हीं डेरिवेटिव्स में सेटलमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं जो सेबी ने अप्रूव की गई है. अप्रूव्ड डेरिवेटिव्स में ही ये क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग और उनकी सेटलमेंट कर सकते हैं इन अप्रूव्ड डेरिवेटिव्स. जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है कि इंडिया में सबसे पहले कौन से डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की गई, दैट इज़ योर इंडेक्स फ्यूचर. अब इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है? इंडेक्स फ्यूचर होते हैं आपके कंट्रैक्ट्स, वो कंट्रैक्ट्स जो प्रेजेंट में हुए हैं बट उनकी जो सेटलमेंट होती है वो होती है फ्यूचर में. उन कंट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं
इंडेक्स फ्यूचर्स। ये कौन से होते हैं? फ्यूचर कंट्रैक्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट में किए जाते हैं, बट इनकी जो सेटलमेंट होती है वो होती है फ्यूचर डेट में। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं इंडेक्स फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल लें, सपोज़ मेरा कोई घर है, मैंने उसको सेल करना है, तो आज मैंने एक सेलर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट अभी वो घर मेरा तैयार नहीं है, तो मैंने एक पर्टिकुलर कि मेरे को ये डर है कि मेरे प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस हैं वो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर मेरा अगर मैं घर पे इतना पैसा लगाऊंगी तो मेरा जो घर है वो बहुत कम कीमत पे बिकेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एट प्रेजेंट डेट पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ एक सेलर के साथ, जिसमें जो मेरी जो कंडीशन पूरी होगी, दैट इज़ कि मैं घर जब सेल करूँगी वो एक फ्यूचर डेट पर करूँगी। अभी मैं नहीं करी, अभी मेरा घर तैयार नहीं है, पर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरा घर तैयार हो जाएगा, तो मैं जो उसको एक्चुअली मैं जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करूँगी वो 2 महीने बाद करूँगी। तो इन कंट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो सबसे पहले इंडिया में जो ट्रेडिंग की गई वो किस में की गई? इंडेक्स फ्यूचर में। The first derivative was index future in which trading was approved by SEBI. उसके बाद किस में ट्रेडिंग की गई? ऑप्शन ट्रेडिंग्स में, इन S&P। इसमें हम किसी प्रॉपर्टी को या किसी कमोडिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते, बट इसमें जो ट्रेडिंग होती है, जो कंट्रैक्ट्स होते हैं वो कैश बेस्ड होते हैं, इसमें जो सेटलमेंट होती है वो कैश में होती है, दैट इज़ योर ऑप्शन ट्रेडिंग इन S&P। एक आती है आपकी डेरिवेटिव, जो थर्ड डेरिवेटिव है और किस में ट्रेडिंग की, दैट इज़ योर CNX। C stands for Credit Rating Information Service. C stands for Credit Rating Information Service. And NX stand for National Stock Exchange. कैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनकी क्रेडिट रेटिंग है और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें ट्रेडिंग की गई, दैट इज़ योर CNX। एक आता है आपका निफ्टी एंड BSE 30 सेंसेक्स। क्या होता है? वन इज योर निफ्टी एंड वन इज योर BSE 30 सेंसेक्स। निफ्टी में अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, N स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, एंड IFTY stands for 50, that is Nifty National Stock Exchange 50। मीन्स इसमें उन कंपनीज़ के जो टॉप वर्ल्ड की जितनी भी टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स कहाँ लिस्ट होते हैं? निफ्टी में। टॉप 50 कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं वो निफ्टी में लिस्टेड होते हैं। मीन्स निफ्टी का काम क्या होता है कि टॉप 50 कंपनीज़ की शेयर्स के प्राइजेस में क्या अप्स चल रहे हैं, क्या डाउन्स हैं, मीन्स प्रॉपर उनके ऊपर नज़र कौन रखता है? निफ्टी नज़र रखता है। जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो मेन है स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करता है, डीलिंग करता है। अब NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितनी कंपनीज लिस्टेड है? मोर देन 2000 कंपनीज उसमें लिस्टेड है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी कंपनीज कहाँ लिस्ट होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। सॉरी। अब एक NSE के लिए 2000 कंपनीज के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उसने क्या बनाया? निफ्टी एंड BSE 30, निफ्टी एंड BSE 30। अब निफ्टी का काम क्या होता है? टॉप 50 कंपनीज के ऊपर नज़र रखना, और BSE का काम क्या होता है? टॉप 30 कंपनीज के ऊपर नज़र रखना कि उनके शेयर्स मार्केट में क्या चल रहा है, उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स वैल्यू तैयार करते हैं, जो आपको शो भी होती रहती है, सारे पब्लिक को शो करते होते हैं कि इस कंपनी का ये आज शेयर प्राइसेस है, कल चेंज होता रहता है, मार्केट ट्रेडिंग के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से उनके शेयर्स के प्राइसेस कम होते रहते हैं। तो वो सारी नज़र कौन रखता है? निफ्टी और BSE 30। तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं और BSE में टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं? लिस्ट होते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेटिव कौन सा था आपका? इंडेक्स फ्यूचर। उसके बाद ट्रेडिंग किसमें की गई? ऑप्शन ट्रेडिंग में, CNX में, निफ्टी में एंड BSE 30 में, उन इंडेक्सेस में उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। उसी के अलावा साइमल्टेनियसली ऑप्शन इन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वाज स्टार्टेड। अब नवंबर 2001 में क्या हुआ
In November 2001, future contracts on individual stocks was launched. कि अगर किसी ने फ्यूचर कंट्रैक्ट कनेक्ट पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये परमिशन कब दी गई? इन नवंबर 2001 से। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव, अब यहाँ तक जितना मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको समझ आ गया होगा। डेरिवेटिव क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसिड के ऊपर डिपेंड करती है, डिराइव होती है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। Derivative is a product whose price is dependent upon or derived from one or more underlying asset, index, reference rate. That underlying asset may be, अब underlying asset कुछ भी हो सकती है, इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटी और एनी अदर एसेट, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। अब यहीं से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, सपोज एक नोट है और एक पेपर है, एक 100 रुपीज़ का नोट है और एक पेपर है जिसके ऊपर मैंने खुद पेन से लिखा हुआ है 100 रुपीज़। तो अगर मैं किसी को ये पेपर दूँ कि आपको मैंने 100 रुपीज़ दिए, तो क्या इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। कि अगर हम एक पेपर पर लिख दें 100, तो उससे उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती, उसकी वैल्यू अभी क्या है? 0। वहीं पर अब एक जो 100 रुपीज़ का नोट है, जो एक्चुअल 100 रुपीज़ का नोट होता है, अब उसकी 100 की वैल्यू क्यों होती है? अब वो भी तो एक पेपर की तरह ही है, बट उसके ऊपर क्या है? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है। उस सिग्नेचर से उसकी क्या निकली? उसकी वैल्यू निकली, तो वो क्या हुआ? डेरिवेटिव। और उसका अंडरलाइंग एसेट क्या हुए? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो आरबीआई के सिग्नेचर, गवर्नर के जो सिग्नेचर है, वो क्या हुआ? आपका अंडरलाइंग एसेट। अब उसके गवर्नर ने उस 100 रुपीज़ के नोट पर साइन कर दिया, उसने उस नोट पर साइन करे, तो उसकी 100 रुपीज़ की वैल्यू निकली। अब वो मार्केट में चल रहा है कि अगर आपको कुछ लेना 100 रुपीज़ का, तो आप वो नोट लेकर आओ, वो कोई कुछ भी चीज़ ले सकते हो 100 रुपीज़ की, है तो वो एक पेपर ही, उसकी खुद की कोई वैल्यू तो नहीं है। तो एक डेरिवेटिव क्या होता है? जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बस उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, उसकी जो प्राइस निकलता है एक अंडरलाइंग एसेट से, इंडेक्स से, रेफरेंस रेट से, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। अब सेकेंड पॉइंट हम करते हैं, दैट इज योर ओरिजिनली द डेरिवेटिव्स वर यूज्ड टू इंश्योर बैलेंसिंग बिटवीन द एक्सचेंज रेट्स। कि मेन डेरिवेटिव का काम क्या होता है? बैलेंसिंग बनाए रखना, किसमें? एक्सचेंज रेट्स में। अब जैसे जो ट्रेडिंग होता है, डिफरेंट टाइप की करेंसीज होती है, तो एक डेरिवेटिव क्या होता है? एक अकाउंटिंग, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरह काम करता है, जिसमें वो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स में बैलेंस बना कर रखता है। जैसे कि जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको बदले में क्या मिले? इंटरनेशनल करेंसीज मिले। ठीक है, देयरफॉर डेरिवेटिव्स वर यूज्ड एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक सिस्टम, एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स में एक प्रॉपर बैलेंसिंग बना कर रखता है। A derivative is a category of security. Therefore, there are different types of kinds of derivative. अब ये क्या सिक्योरिटी की तरह बहुत सारे different kinds of securities होती हैं, जिसमें एक डेरिवेटिव और उसके अंडरलाइंग एसेट के बीच में क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था शुगर का और शुगर केन का, जिसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक विन विन सिचुएशन होती है कि अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ेंगे तो शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर शुगर केन के प्राइसेस डाउन होंगे तो शुगर के प्राइसेस भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो उनके बीच में क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 डिफाइंस टू इंक्लूड अ सिक्योरिटी derived from a debt instrument, share loan, whether secured or unsecured, risk instrument or a contract for differences or any other form of security। या फिर derivative is a contract whose value is derived from the prices और index of prices of underlying asset। और एक तरह की commodity derivatives, दो तरह के derivatives होते हैं हमारे, एक होते हैं financial derivatives, एक होते हैं आपके commodity derivatives। कमोडिटी डेरिवेटिव्स जैसे आ गया आपका शुगर केन, व्हीट हो गया आपके, या फिर पोटैटो हो गए, जिसमें एक कमोडिटी की ट्रांजैक्शन हो रही है, कमोडिटी को लेकर किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो होते हैं आपके कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जिसमें मैंने शुगर और शुगर केन का एग्जाम्पल लिया था, लॉकर और लॉकर की का एग्जाम्पल लिया था। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जिसमें जो ट्रेडिंग होती है वो शेयर्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़ को लेकर होती है, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स।
सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करें कि ये एक एज अ डेरिवेटिव की तरह ट्रेडिंग किए जाएंगे, तो वो होते हैं आपके डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट इज़ योर रिटन कंट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव क्या होता है? एक रिटन कंट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में? टू पार्टीज के बीच में, दैट इज़ योर बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। सेकेंड पॉइंट, एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट। डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए किए जाते हैं। एक उनकी मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 वीक हमने इस चीज़ की डिलीवरी देनी है, तो उस मैच्योरिटी और एक्सपायरेशन डेट के बाद एक जो कंट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव्स कंट्रैक्ट जो होता है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट आती है उसकी वैल्यू। अब एक डेरिवेटिव की वैल्यू किससे निकलती है? उसकी अंडरलाइंग एसेट से निकलती है। नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स और टाइप्स। अब डेरिवेटिव्स मेनली 3 टाइप्स या 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ योर फ्यूचर, सेकेंड इज़ योर फॉरवर्ड, थर्ड इज़ योर ऑप्शन एंड फोर्थ इज़ योर स्वैप। 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ योर फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप्स। ये हम फर्दर टॉपिक्स में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड लो रिस्क, कि डेरिवेटिव्स को जो किया, जब डेरिवेटिव कंट्रैक्ट किया जाता है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स के अकॉर्डिंगली किया जाता है, इसलिए इसमें जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। अब ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होता है, तो इसमें जो कॉस्ट आती है वो भी क्या आती है? कम आती है। नेक्स्ट आता है आपका हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। अब इसमें एक इन्वेस्टर बहुत अपने कन्वीनियंट के हिसाब से काम करता है। हेज इज़ योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्टेड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरह काम करता है कि इन्वेस्टर। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक घर का, कि आज ही वो प्रेजेंट पे एक प्रॉपर्टी का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो कंट्रैक्ट कर लेता है, ताकि वो अपने आप को फ्यूचर में जो अपकमिंग लॉसेज है उनको अपने आप को पहले से ही वो सेफली वो चल सके। तो हैज इज़ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक इन्वेस्टर जब कंट्रैक्ट करता है तो वो ये इंश्योर करता है कि वो एक बहुत सेफ तरीके से सेफली चले, ताकि उसको कोई फाइनेंशियल लॉसेज ना हो फ्यूचर में। नेक्स्ट रिलेशनशिप। अब एक डेरिवेटिव और उसकी अंडरलाइंग एसेट में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट आता है आपका सेटलमेंट। अब इसमें जो एक सेटलमेंट होती है वो कैश सेटलमेंट भी हो सकती है और फिजिकली एक कमोडिटी की भी ट्रांसफ़र हो सकती है। बोथ फिजिकल एंड कैश सेटलमेंट्स आर पॉसिबल इन डेरिवेटिव्स। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डेरिवेटिव्स के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फर्स्ट पॉइंट है आपका द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेबी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन May 11, 1998। सेबी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी एक मीटिंग की गई। कब की गई? कब हुई थी वो मीटिंग? ऑन May 11, 1998 में, जिसमें उन्होंने जो डॉक्टर DLC गुप्ता हैं उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ सजेशंस दी थी। सेबी ने उनके सजेशंस को, उनके रिकमेंडेशंस को क्या किया? अप्रूव किया। अब उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी, सजेशंस दी थी, वो किसके लिए दी थी? कि हमें अपने इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। It also approved the phased introduction of derivatives trading in India, beginning with stock index futures। कि उन्होंने किसकी अप्रूवल दी? क्या स्टार्ट करने के लिए कहा? कि हमें अपने इंडिया में क्या करनी चाहिए? डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स को स्टार्ट करना चाहिए। उसी के साथ साथ उस कमेटी ने और क्या रिकमेंडेशंस दी थी? कुछ बायलॉज बताए थे उन्होंने, कुछ और रिकमेंडेशंस दी थी। द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द सजेस्टिव बायलॉज रिकमेंडेड बाय द कमेटी और रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स। कि डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स के में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाएगी, किस तरीके से उसकी सेटलमेंट होगी, उसके लिए लॉज किसने बनाए थे? डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने कुछ बायलॉज सजेस्ट किए थे। सेबी ने उन बायलॉज को भी क्या किया है? अप्रूव किया है। मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक में बताया था कि बायलॉज और बिजनेस रूल्स क्या होते हैं। बायलॉज होता है कि एक कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। बिजनेस रूल्स दैट इज़ योर बायलॉज। और बिजनेस रूल्स क्या कौन से होते थे? कि वो कंपनी जो काम वो कर सकती है वो बायलॉज में लिखा है, और वो काम किस तरीके से करेगी वो किस में लिखा होता है? बिजनेस रूल्स में। तो डॉक्टर LC गुप्ता ने, कमेटी ने कुछ बायलॉज बनाए थे कि एक डेरिवेटिव कंट्रैक्ट में ट्रेडिंग किस तरीके से होगी, किस किस में ट्रेडिंग की जाएगी, ऐसी कौन सी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होंगी, कौन से अप्रूव्ड डेरिवेटिव्स होंगे जिसमें ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट की जाएगी। उसके अलावा सेबी ने बहुत सारे क्या बनाए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं डेरिवेटिव्स को लेकर। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं?
फर्स्ट रूल है आपका दैट इज़ कि हर एक डेरिवेटिव एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंजेस जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, एक सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए। कुछ एक मेंबर्स होने चाहिए जो सेपरेटली डेरिवेटिव एक्सचेंज में काम करते हैं, और उसमें से जो उनकी गवर्निंग काउंसिल बनाई गई उसमें से उसके 40% मेंबर्स जो काम करेंगे वो एक्चुअल में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए काम करेंगे। टोटल मेंबर्स में से, गवर्निंग काउंसिल के टोटल मेंबर्स में से 40% जो मेंबर्स होंगे वो उस काउंसिल के, वो उस डेरिवेटिव एक्सचेंज में वो एक्चुअल में क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। The exchange shall regulate the sale practices of its members and will obtain prior approval of SEBI before start of trading in any derivative contracts. अगर स्टॉक एक्सचेंजेस डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स कर रहे हैं तो सेल प्रैक्टिसेस जो फॉलो करेंगे, जो सेबी ने अप्रूव करी है, उन सेल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। और कोई भी डेरिवेटिव कंट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले वो प्रायर अप्रूवल किसकी लेंगे, सेबी से प्रायर अप्रूवल ली जाएगी। नेक्स्ट रूल, द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेड शेल बी थ्रू अ सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कि जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की जो सेटलमेंट्स की जाएगी वो सेबी के अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के थ्रू की जाएगी। Derivatives brokers and clearing members shall seek registration from SEBI। कि वो ब्रोकर्स या मेंबर्स जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में काम करना चाहते हैं उनको किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा, सेबी के अंदर। किस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा उनको, दैट इज सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992। सेबी, इसकी फुल एक्ट का नाम है आपका सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इस एक्ट के अंदर ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को या क्लियरिंग मेंबर्स को सेबी के अंडर, इस एक्ट के अंडर रजिस्टर होना ज़रूरी है, तभी वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज व्हाट आर द रूल्स फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बाय एफएमसी। एफएमसी की फुल फॉर्म है आपकी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने अब स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं। फर्स्ट है आपका एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहा है, जो सेबी के अंदर अप्रूव्ड है, उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। एवरी एप्लीकेंट सीकिंग रिकग्निशन शेल हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़। की वो एप्लीकेंट जो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम करना चाहता है उसकी भी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए। Every recognized clearing corporation shall achieve a net worth of rupees 300 crores within a period of 3 years from the date of recognition। कि वो एप्लीकेंट जिसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि वो एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, उसको 3 साल के अंदर अंदर अपनी नेटवर्थ कितनी करनी है, 300 करोड़। Next, every recognized stock exchange or a recognized clearing corporation shall not distribute its profits in any manner to its shareholders until the specified net worth। की जो नेटवर्थ सेबी ने स्पेसिफाई की गई है कि इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की नेटवर्थ मिनिमम इतनी होनी चाहिए, जब तक वो अपना मिनिमम नेटवर्थ लेवल अचीव नहीं कर लेता तब तक वो अपने शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट आता है आपका दैट इज़ कि हर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को या रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कराना है। नेटवर्थ, ऑडिटेड नेटवर्थ सर्टिफिकेट ईयरली बेसिस पर उनका ऑडिटर तैयार करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। किस दिन तैयार किया जाता है उसको, 13 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। हर साल के 13 सितंबर को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, उनका हर एक ऑडिटर एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट तैयार करता है। वो नेटवर्थ सर्टिफिकेट उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को या रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को किसको सबमिट कराना पड़ेगा, सेबी को सबमिट कराना पड़ेगा। एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज clearing corporation shall submit an audited net worth certificate from a statutory auditor on a yearly basis by 13 September of every year। preceding financial year का audited certificate आपको सेबी को सबमिट कराना पड़ेगा और वो किस दिन तैयार होता है, on 13 September every year।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन 2015। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं। पहले जो एक्ट बना था वो बना था आपका सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। बट 2015 में कुछ एक चेंजेस किए गए, कुछ एक अमेंडमेंट्स की गई। अब वो क्या क्या अमेंडमेंट्स थी, किस किस को लेकर अमेंडमेंट्स थी। फर्स्ट थी आपके रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज़। सेबी ने कुछ एक एक्टिविटीज़ पर स्टॉक ब्रोकर्स के और सब ब्रोकर्स की कुछ एक एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अब वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो अमेंडमेंट्स की गई इस एक्ट के अंदर वो किस दिन की गई, ऑन सितंबर 28, 2015 को सब ब्रोकर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर, फीस को लेकर, एनुअल फीस को लेकर कुछ एक अमेंडमेंट्स की गई हैं। और ये अमेंडमेंट्स किस दिन की गई थी, ऑन सितंबर 28, 2015 को ये अमेंडमेंट्स की गई थी। अब उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स की एक्टिविटीज़ को लेकर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि वो स्टॉक ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स जो सिक्योरिटीज़ की बाइंग, सेलिंग या सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। A stock broker carrying on the activity of buying and selling or dealing in securities other than the commodity derivatives shall not undertake the activity of buying, selling or dealing in commodity derivatives unless permitted by the board। कि वो ब्रोकर्स, वो सब ब्रोकर्स जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब तक उनको बोर्ड से परमिशन ना मिले। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। सेकेंड, अब इसका ऑपोजिट है कि वो स्टॉक ब्रोकर्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एक्टिविटी डीलिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। A stock broker carrying on the activity of buying, selling or dealing in commodity derivatives shall not undertake the activity of buying, selling or dealing in securities other than the commodity derivatives unless permitted by the board। कि जब तक बोर्ड उसको परमिट नहीं करती तब तक वो सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकती। तो ये थी आपकी रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर। दूसरा आता है आपका फीस फॉर मेंबर्स डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ अदर देन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कि वो ये जो फीस जब हम सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हैं, अब सिक्योरिटीज़ में किस किस में डीलिंग कर सकते हैं हम, कैश को लेकर डीलिंग कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स में डीलिंग कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स में डीलिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में डीलिंग कर सकते हैं, या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीन्स कमोडिटी को छोड़कर जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जब हम ट्रेड डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डेरिवेटिव्स में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या फ़ीस स्पेसिफाई की गई है। अब सेबी ने कैश को लेकर अलग फीस स्पेसिफाई की है। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो तो अलग फीस है, अगर आप करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो तो उसके अलग चार्जेस हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो तो नेक्स्ट अलग चार्जेस हैं। अब इन्होंने जो चार्जेस स्पेसिफाई किए हैं वो एक स्टॉक ब्रोकर्स के अलग स्पेसिफाई किए हैं, क्लियरिंग मेंबर्स के चार्जेस अलग स्पेसिफाई किए गए हैं। तो ये आपके फीस हर एक मेंबर्स के जो सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स को छोड़कर। नेक्स्ट आती है आपकी एनुअल फीस। अब हर एक क्लियरिंग मेंबर को, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर को एक एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर 50,000 हर एक साल। जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन है उसको हर एक साल कितनी फ़ीस, एनुअल फ़ीस कितनी पे करनी है, 50,000। किसको, जो आपके क्लियरिंग मेंबर्स हैं, और जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको एनुअली 50,000 अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पे करने हैं। अब जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस साल तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ वो एनुअल फ़ीस पे करोगे। अगर आप सबसे, जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है एक क्लियरिंग मेंबर की तरह या सेल्फ क्लियरिंग मेंबर की तरह, उस टाइम पर आप फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बिफोर 1 जून ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, 1 जून से पहले आपने क्या करनी है, अपनी एनुअल फीस पे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉन रिफंडेबल फीस। The non-refundable fee payable along with the application for registration shall be a sum of rupees 50,000। ये जो वाली जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, उसको रिफंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, नेट वर्थ एंड डिपॉजिट फॉर मेंबर्स डीलिंग इन सिक्योरिटीज अदर देन कमोडिटी डेरिवेटिव्स।
अब वो मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स, जो सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब हर एक स्टॉक ब्रोकर के लिए, क्लियरिंग मेंबर के लिए, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स के लिए नेटवर्थ अलग अलग स्पेसिफाई की गई है सेबी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नेटवर्थ एंड डिपॉजिट फॉर मेंबर्स डीलिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कि वो मेंबर्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डीलिंग कर रहे हैं, अब उनके पास कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए वो अलग से स्पेसिफाई की गई है, कि वो स्टॉक ब्रोकर्स, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स या क्लियरिंग मेंबर्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए वो भी सेबी ने स्पेसिफाई किया गया है। लास्ट जो पॉइंट आता है आपका, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब सेबी ने कुछ एक अमेंडमेंट्स करी थी, कौन से एक्ट में, दैट इज़ योर स्टॉक ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स रेगुलेशन एक्ट 1992 को अमेंड किया था, उसमें कुछ चेंजेस करे थे। और वो चेंजेस किस दिन करे थे, ऑन सितंबर 28, 2015 में स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर, स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर, क्लियरिंग मेंबर्स को लेकर कुछ एक अमेंडमेंट्स की गई थी। अब उस अमेंडमेंट्स को लेकर जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, मींस वो स्टॉक एक्सचेंजेस, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, अब उन मेंबर्स को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में बनाया गया, अमेंडमेंट के बाद बनाया गया, जो आपका दोबारा से एक्ट बनाया गया था 2015 में, उसमें जो अमेंडमेंट्स थी, उस अमेंडमेंट्स में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर, सब ब्रोकर्स को लेकर, उनको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। ठीक है, वो दोबारा से उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, सेबी के पास। कितने टाइम पीरियड में, विद इन 3 मंथ्स। जब वो एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई थी सितंबर 28, 2015 के बाद, उस टाइम, उस डेट के बाद विद इन 3 मंथ्स उन स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को अपने आप को उस सेबी के पास क्या कराना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं, उनको जो रूल 8 के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन दैट इज स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992 के एक्ट के अकॉर्डिंगली, रूल 8 के अकॉर्डिंगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको पूरा करना है, उनको वो 1 साल के अंदर अंदर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। लाइक नेटवर्थ को लेकर, क्योंकि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उनको अपनी वो मिनिमम नेटवर्थ पूरी करनी है। और वो पर्सन जो एक कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज की तरह काम करना चाहता है, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहता है, उसे सितंबर 28, 2015 के बाद अगर वो एक स्टॉक डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरह, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेडिंग की तरह काम करना चाहता है, तो उसको वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको वो पूरा करना है। और वो जो एप्लीकेंट होगा, जो एक कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरह काम करना चाहता है, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिखेगा सेबी को। अब वो स्टॉक एक्सचेंज अगर वो अपने बायलॉज में, रूल्स रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है, ताकि वो जो डायरेक्शन सेबी ने दी हैं, जो अमेंडमेंट्स सेबी ने दी हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर उनको अपने बायलॉज में, रूल्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स करनी पड़े, तो वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ब्रिंग द डायरेक्टिव्स इन द नोटिस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ब्रोकर्स, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग मेंबर्स, कि उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जो कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, स्टॉक मेंबर्स हैं, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स हैं, क्लियरिंग मेंबर्स हैं, उनको उस अमेंडमेंट्स के बारे में, उस डायरेक्टिव्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक।